जेफ बेजोस न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट में काम करने वाला एक मामूली शख्स जिसने कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के बारे में सोचा भी नहीं था, वो कैसे बना दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक। हालांकि इसका जवाब हम सभी को पता है, अमेज़न। लेकिन अमेज़न को बनाने का आइडिया आया कहां से? आज हम इस वीडियो में इसको ही देखने वाले हैं, क्योंकि ये कहानी है अमेज़न की। ये कहानी है जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस, जो कि 1994 के उन दिनों में वॉल स्ट्रीट के एक कंपनी में काम किया करता था, जिससे वो खुश भी था, क्योंकि वो उस कंपनी का पहला शख्स था जो कि इतने कम उम्र में उस कंपनी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना हो। यानी कि जेफ का सैलरी काफी अच्छा था। लेकिन एक दिन जेफ को उसका बॉस एक मीटिंग के लिए बुलाता है, जहां वो जेफ के साथ साथ सभी को इंटरनेट के साथ जुड़ने का कोई नया तरीका या कोई नया आइडिया सोचने को बोलता है, जिससे कि उस कंपनी को और भी फायदा हो, क्योंकि उन दिनों इंटरनेट अपनी एक अलग ही दुनिया बनाने में लगा हुआ था, जिसके ग्रोथ को देखकर सभी उसका हिस्सा बनना चाहते थे। इसलिए इंटरनेट के बारे में रिसर्च के दौरान जेफ को ऑनलाइन सेल्स के बारे में एक आर्टिकल दिखता है, जिसमें उसको पता चलता है कि हर साल ऑनलाइन सेल्स में 70 या 80% का ग्रोथ नहीं, बल्कि 2300% का ग्रोथ हो रहा है, जो कि आज तक ना तो किसी कंपनी ने सुना था और ना ही किसी ने एक्सपीरियंस किया था। इसलिए इस बहती गंगा में जेफ भी अपना हाथ धोना चाहता था। इसलिए इस बारे में वो अपनी बीवी को भी बताता है, जो कि जेफ को उसका खुद का बिजनेस शुरू करने को बोलती है। पर अब जब जेफ को बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, तो वो ऐसे में मना कर देता है, खास करके इसलिए क्योंकि उसके पास एक बहुत अच्छा जॉब होता है। और अब जब उसे अपने कंपनी के लिए एक नया आइडिया ढूंढना था, तो ऐसे में वो इंटरनेट के इस ग्रोथ के बारे में अपने बॉस को भी बताता है, जिसके जरिए वो किताबें बेचना चाहता था, क्योंकि जहाँ किताबों की दुकानों में हजारों किताब रखे और बेचे जा सकते थे, वही इंटरनेट में करोड़ों, जो कि 24 घंटे चलता रहेगा। पर जेफ का बॉस इस आइडिया को बेकार बताता है और जेफ को कुछ और सोचने को बोलता है। हालांकि जेफ को ये पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी वो अपने बॉस के बातों से सहमत होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क था। पर जैसे ही वो इसके बारे में अपनी बीवी को बताता है, वो एक बार फिर से जेफ को खुद का बिजनेस शुरू करने को बोलती है, जिसके बारे में थोड़ा सोचने के बाद जेफ भी मान जाता है, क्योंकि वो बाद में जाकर ये सोचकर पछताना नहीं चाहता था कि उसने कोशिश ही नहीं किया। इसलिए जेफ अपना जॉब छोड़ देता है और अपने बीवी का भी जॉब छुड़वा देता है और अपने बिजनेस को अपने बचाए हुए पैसों से शुरू करने के बारे में सोचता है। पर अब जब उन्हें और भी पैसों की जरूरत होती है, तो ऐसे में जेफ इन्वेस्टर्स को ढूंढता है। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी कोई भी जेफ के इस आइडिया पर इन्वेस्ट नहीं करता। इसलिए जेफ कोई और चारा ना पाकर मदद के लिए अपने पेरेंट्स के पास जाता है, जहां जेफ के पेरेंट्स को भी जेफ का ये आइडिया पसंद नहीं आता। लेकिन फिर भी जेफ का पिता, जिसने जेफ को गोद लिया था, वो अपने पूरे जिंदगी का सेविंग्स जेफ को दे देता है, जिसको लेकर जेफ सियाटल शिफ्ट होने जाता है। पर उससे पहले जेफ शेल नाम के एक प्रोग्रामर को हायर करता है, जहां जेफ अपने वेबसाइट का नाम भी रिवील करता है, कडाब्रा, आब्रा का डाबरा वाला कडाब्रा। खैर, इन सब के बाद जेफ सियाटल में घर खरीद के शिफ्ट हो जाता है और उस घर के गैराज को अपना नया ऑफिस बनाता है, जहां वो पॉल नाम के एक और प्रोग्रामर को हायर करता है, क्योंकि जेफ जिस आइडिया पर काम कर रहा था, उसके लिए उन्हें खुद का सॉफ्टवेयर भी बनाना पड़ता है। पर अब जब जेफ कोई प्रोग्रामर नहीं होता, तो ऐसे में वो अपने कंपनी का फाइनेंस संभालता है, यानी कि कडाब्रा का। ऐसे में वो फिर से इन्वेस्टर ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन कोई भी जेफ की कंपनी पर इन्वेस्ट नहीं करता, जिसका नाम जेफ ने बदलकर अब relentless.com कर दिया था। पर फिर भी जेफ को कोई रिजल्ट नहीं मिलता और ना ही उसे वो वेबसाइट पसंद आता है जिसको शेल ने प्रोग्राम किया था। इसलिए वो तभी शेल को फिर से उस पर काम करने को बोलता है, जो कि ऑलरेडी 12 घंटे से काम कर रहा था। यानी कि जेफ शेल और पॉल से बहुत ज्यादा काम करवाता है, यहाँ तक कि वो उन दोनों के साथ इतना बिजी हो जाता है कि वो अपने बीवी को भी टाइम नहीं दे पाता। पर अब जब वो अपने वेबसाइट को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होता है,
तो वो ऐसे में एक बुक सेलिंग सेमिनार को अटेंड करता है, जिसमें हर कोई नया बुक शॉप खोलने की बात करता है, सिवाय जेफ के, जो कि अपने वेबसाइट talentless.com के बारे में बताता है। हालांकि वहाँ पर कोई भी उस पर उतना इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन वहाँ पर एक शख्स जेफ के इन बातों को सुन रहा होता है, जो कि होता है लेनेट रिजियो, जो कि उस टाइम का सबसे बड़ा बुक सेलर हुआ करता था। वो जेफ के बातों को सुनकर उससे मिलता है, पर वो जेफ के इस आइडिया को सुनने के बाद उसको बेवकूफ बताता है और जेफ को बुरे तरीके से बेइज्जत करता है, जिससे जेफ थोड़ा डीमोटिवेट हो तो जाता है, पर वो उससे नहीं रुकता, बल्कि उसके बजाय वो एक और प्रोग्रामर को हायर करता है, क्योंकि उसे अपने काम को जल्दी से करने के लिए एक और प्रोग्रामर की जरूरत होती है, जिसके लिए वो अपने एक दोस्त मैकेंजी को बुलाता है। और अब जब जेफ चारों तरफ इन्वेस्टर के लिए घूमता है, तो ऐसे में उसका नाम धीरे धीरे बुक इंडस्ट्रीज में होने लगता है, जिसमें इस दौरान लेनेट रिजियो भी उस पर भड़कने लग जाता है। इसलिए वो जेफ के साथ एक और मीटिंग रखता है, जिसमें वो जेफ के कंपनी को खरीदने की बात करता है, पर वहाँ जेफ अपने कंपनी को बेचने के बजाय रिजियो को इंसल्ट कर देता है और उसके लाइब्रेरी से ही अपने कंपनी के लिए एक नया नाम सोच कर आता है, जिसको कभी बदलने की जरूरत ना पड़े, Amazon.com, जिसके लिए मैकेंजी कुछ इन्वेस्टर के साथ जेफ का मीटिंग भी फिक्स करता है, जहां जेफ काफी अच्छा प्रेजेंटेशन देता है, जिसके वजह से कुछ इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए भी मान जाते हैं, जो कि जेफ और उसके टीम के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है। जिसके बाद वो सभी उस वेबसाइट को लाइव कर देते हैं और ऑर्डर रिसीव करने का इंतजार करते हैं। लेकिन उससे पहले ही शेल, जो कि शुरुआत से ही जेफ के साथ काम कर रहा था, वो जेफ से एक सवाल पूछता है कि मैकेंजी, जो कि कंपनी में नया नया ज्वाइन हुआ था, उसको अमेज़न का फाउंडर क्यों बताया जा रहा है, जबकि वो और पॉल शुरुआत से ही उसके साथ हैं। तो ऐसे में जेफ शेल से एक ही चीज बोलता है कि जब उसने जेफ के साथ काम करने का ऑफर लिया था, तब उसने फाउंडर बनने के बारे में पूछा ही नहीं था, वो सिर्फ अपने सैलरी से ही खुश था। यानी कि जेफ शेल को ये समझाने की कोशिश करता है कि हर किसी को अपना वैल्यू पता होना चाहिए, जो कि शेल को नहीं पता था। इसलिए वो इतना मेहनत करने के बावजूद भी अमेज़न का एम्प्लॉय और शेयर होल्डर बनकर ही रह गया, जिसको सुनकर शेल दुखी हो जाता है और अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करने लगता है। पर वो पूरा होता ही है कि उससे पहले उनको उनका पहला ऑर्डर मिलता है, जिसके लिए कस्टमर ने ऑलरेडी पे किया होता है, जिसको देखकर सभी खुश हो जाते हैं, खास करके जेफ, क्योंकि अमेज़न शुरुआती 3 हफ्तों में यूएस के 50 स्टेट्स के साथ साथ 45 अलग देशों में भी बुक बेचने लगा था। अमेज़न, एक बुक बेचने वाला छोटा सा कंपनी, आज 35 करोड़ अलग अलग प्रोडक्ट्स को बेचता है, जिसका 2021 का एनुअल सेल $469 बिलियन से भी ज्यादा था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।